नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शशि थरूर की। शशि थरूर का एक बयान जो वंशवादी राजनीति को लेकर था, उसने अब देश की राजनीति में, और वो भी उस समय जब बिहार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की तलाश में, या हम कहें कि अपनी खोई हुई जो जमीन थी उसको वापस हासिल करने के लिए प्रयासरत थी, ऐसे समय में शशि थरूर का यह बयान एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए कांड जैसा हो गया। अब कांग्रेस पार्टी जिस गठबंधन का हिस्सा है, महागठबंधन में, उसमें दूसरी पार्टी है आरजेडी। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी दोनों की दशा जो है वो एक ही जैसी है। और जब यह बयान दिया जाता है तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो किसी भी चुनाव में, आपने देखा होगा, परिवारवाद को एक तरीके से निशाने पर लेकर चलते हैं। और क्यों लेकर चलते हैं, अगर हम उसको विस्तार से समझे तो हमें शशि थरूर के इस बयान को इस राजनीति से जोड़कर देखना पड़ेगा। क्योंकि राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को छेड़ दिया है, और यह बहस सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ बड़ा इशारा करती है। तो पहला सवाल यह उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता देर सबेर अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरीके के स्टेटमेंट क्यों देते हैं, और इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होता है या नुकसान होता है। तो इस वक्त अगर आप बात करोगे कांग्रेस पार्टी की, तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी है राहुल गांधी कांग्रेस। और राहुल गांधी कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी के भले की बात करता है तो वो बीजेपी का प्रवक्ता या गोदी मीडिया से संबंधित हो जाता है। और जो चाटुकारिता में लगातार जो है वो राहुल गांधी को लेकर बड़ा चढ़ाकर शोर मचाते हैं, उनको इस देश में जो है वो अच्छी, या हम कहें कि सत्य, या फिर इससे भी और अगर अच्छे वर्ड है तो उससे उनको सम्मानित किया जाता है। अब इस कड़ी में जब हम शशि थरूर के इस बयान को देखते हैं तो शशि थरूर का जो बयान था वो ये सीधे तौर पर था कि नेहरू और गांधी परिवार, वैसे दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, लेकिन चूंकि नेहरू ही कन्वर्ट हो गया गांधी परिवार में, इसलिए नेहरू गांधी परिवार जो है वो भारत का सबसे प्रभावशाली परिवार, या हम कहें कि राजनीतिक परिवार है। यह शशि थरूर के वक्तव्य का हिस्सा है। और इस परिवार की विरासत आजादी की लड़ाई से ही जो है वो भारत में, हम कह सकते हैं कि अस्तित्व से है, उस आंदोलन से जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम इसकी सोच की बात करते हैं तो राजनीति कुछ परिवारों की एक तरीके से जो है वो हम कह सकते हैं कि जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है। अब आगे जो उन्होंने कहा वो ये था कि वंशवादी राजनीति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्यों है? क्योंकि जब राजनीतिक सत्ता जब काबिलियत को लेकर, समर्पण को और जमीनी जुड़ाव से बजाय जो है वो एक खानदान की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो फिर उसका नुकसान झेलना पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो इसका होता है वो है प्रशासन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो अगर हम इसको विस्तार से समझें, शशि थरूर के इस बयान को डिकोड करने की कोशिश करें, तो 1965 से पहले की कांग्रेस, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने डायरेक्ट रूप से अगर आप देखोगे तो कहीं भी इंदिरा गांधी को प्रोजेक्ट ही नहीं किया था राजनीति के लिए। इनडायरेक्टली वो काम कर रहे थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो फिरोज गेंडी जो थे वो इंदिरा गांधी के राजनीतिक जो इंटरफेयर जो था, सरकार में हस्तक्षेप था, उसके वो बिल्कुल खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी जो है वो राजनीति में आए। तो 1965 और उसके बाद में अगर आप 1967 को देखोगे, जब लाल बहादुर शास्त्री की एक तरीके से जो है वो अलग अलग जो है वो चर्चाएं होती है, लेकिन जब उनका निधन हो गया तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के एक सिंडिकेट जो थे, जो बड़े पावरफुल लीडर थे, उनको एक जल्दी से मैनिपुलेट हो जाए एक ऐसे नेता की तलाश थी, और वो था इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को उन्होंने पिक किया, पिक एंड चूज का, क्योंकि उस वक्त जो है वो गूंगी गुड़िया, और गूंगी गुड़िया से जो है वो उसके बाद में इंदिरा गांधी ने अपने जो राजनीतिक नेतृत्व की जो क्षमता थी
उसको साबित करके दिखाया। तो इंदिरा गांधी राजनेता से प्रधानमंत्री नहीं बनी, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो राजनेता बनी। लेकिन नेहरू के बजाय इंदिरा गांधी जो है वो परिवारवाद को बढ़ावा देने वालों में सबसे अग्रणी स्थान, या हम कहें कि सबसे आगे दिखाई देती है, क्योंकि इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी। तो अगर हम कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखते हैं तो इंदिरा गांधी ने अपने बेटे संजय गांधी को अपने पास रखा राजनीतिक विरासत के रूप में। और आप देखिए कि संजय गांधी ने इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए 1975 से 1977 तक, जब इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगे, इमरजेंसी लगी, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को वापस जो है वो खड़ा कर दिया। और उसके बाद में संजय गांधी की आकस्मिक जो है वो 1980 में, आपको पता है, सफदरजंग जो फ्लाइंग क्लब है उससे उड़ान भरने के बाद में कुछ ही मिनटों के बाद में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। तो उसके बाद में राजीव गांधी, जो दूर दूर तक राजनीति से जो है वो जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उनको राजनीति में लाया गया। और ये विरासत ही थी जिसको आगे बढ़ाना था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने, आपको पता होगा, मार्च 1982 मेनका गांधी को 1.5-2 साल के बच्चे वरुण गांधी के साथ में सफदरजंग, जो स्थायी पता होता था प्रधानमंत्री आवास का, उससे बाहर निकाल दिया और अपनी विरासत जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए राजीव गांधी को प्रोजेक्ट किया, जिसका कहीं भी देखोगे तो आपको राजनीति में जुड़ाव दिखाई ही नहीं देता। और फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में आते हैं राजीव गांधी। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनकी भी जो है वो हत्या हो जाती है। तो उसके बाद में सोनिया गांधी, और यह एक ऐसा समय था जब इंदिरा गांधी के बाद से अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान, या हम कहें कि कांग्रेस पार्टी इस परिवार के आसपास घूमती हुई नजर आती है। अब इससे हुआ क्या, जिस तरीके से शशि थरूर ने कहा कि इससे काबिलियत, तो कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, और कांग्रेस पार्टी जैसे गद्दावर नेता जो है वो आज भी अगर आप देखोगे तो दूसरी पार्टियों में नहीं मिलेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की भी आप बात करोगे तो 1 या 2 नेताओं को छोड़कर आपको उस कद के नेता नहीं मिल पाएंगे। लेकिन एक एक करके या तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए, या फिर उनको हाशिए पर लटका दिया गया। आप देखिए, गुलाम नबी आजाद, प्रणब मुखर्जी, आप ये कह सकते हो कि प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया कांग्रेस पार्टी ने, नहीं, कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही चालाकी से राहुल गांधी के रास्ते से प्रणब मुखर्जी को हटा दिया। तो 2004 में पहली बार राजनीति में सक्रिय हुए राहुल गांधी, चुनाव लड़ा, जीत भी हासिल की। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके का खेल खेला, एक तरीके से डमी जो है वो पीएम और सुपर पीएम की भूमिका में सोनिया गांधी, और उसमें जो है वो कितने ही नेताओं को जो है या तो अपमान किया गया या नजरअंदाज किया गया। तो प्रणब मुखर्जी उनमें से एक थे, क्योंकि प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। लेकिन मनमोहन सिंह को बनाया गया और बाद में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बना दिया, ताकि वो रोड़ा ही नहीं बने। और ऐसी सूरत में अगर उस वक्त कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होते, क्योंकि ऐसा तभी होता है, जो शशि थरूर का वक्तव्य है कि जब हम समर्पण और जमीनी जुड़ाव से अलग हम एक परिवारवाद की राजनीति खड़ा करते हैं, तो उसका असर प्रशासनिक जो गुणवत्ता है उसके ऊपर पड़ता है। तो प्रशासनिक गुणवत्ता की जो सच्चाई ये थी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है उसका जन्म हुआ, वो आंदोलन खड़ा हुआ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। तो ऐसे में अगर हम परिवारवाद की झांकी देखते हैं राहुल गांधी में, तो राहुल गांधी की काबिलियत क्या है। अगर यही राहुल गांधी अगर गांधी परिवार से अलग किसी परिवार से होता, कांग्रेस पार्टी का इस तरीके से बड़ा नेता, तो इतने चुनाव हारने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उसको आसपास फटकने देती? तो इसका जवाब होता बिल्कुल नहीं। तो राहुल गांधी की काबिलियत क्या है? ना जमीन से जुड़ाव है, ना जो है वो चुनावी मुद्दों की समझ है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का बोझ उठाकर घूमने को तैयार बैठी है। तो जो नेता जिनमें काबिलियत थी वो एक एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए, अगर आप इस वक्त कांग्रेस पार्टी में देखोगे तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा काबिलियत, हालांकि आप उसको परिवारवाद जो है वो कह सकते हैं, राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट, लेकिन
सचिन पायलट ने अपने आप को प्रूव किया है, अपनी काबिलियत को अपने दम पर जो है वो खड़े हुए हैं। राजेश पायलट के निधन के बाद वो राजनीति में आए, लेकिन सचिन पायलट, शशि थरूर जैसे बहुत सारे बड़े नेता, क्योंकि शशि थरूर खुद जो है वो कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके हैं, तो आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है। 1938 में जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो है वो महात्मा गांधी खुद खड़े थे, उन्होंने अपना जो है वो उम्मीदवार घोषित किया, उसकी हार हुई, तो उसके बाद में जो है वो एक तरीके से सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ माहौल बनाया गया। तो ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को एक डम्मी अध्यक्ष की जरूरत थी, जो जैसा वो कहे गांधी परिवार वो वैसा ही बोले, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। और यही एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी और उसकी इस स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, राहुल गांधी। तो जब भी सर्जरी की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी में अगर किसी को बाहर करना है तो वो है गांधी परिवार। उसके बाद में शायद जो है वो कांग्रेस पार्टी रिवाइवल कर जाए, वरना जब तक राहुल गांधी है बहुत मुश्किल है। आप देख लीजिए बिहार का ताजा उदाहरण, हमने बहुत बार जो है वो इसकी बात की है। तो यह है कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद। अब हम बात करते हैं लालू प्रसाद यादव आरजेडी के परिवारवाद की। तो आरजेडी में जिस हम कहें कि समाज से या जिस स्थिति से लालू प्रसाद यादव निकल कर आए, तो लालू यादव के ऊपर 1997 में उनके ऊपर जब चारा घोटाले के चार्जेस फ्रेम हुए और उनको लगा कि अब वो जेल जाने वाले हैं, तो उस वक्त आरजेडी में गद्दावर नेताओं की कमी नहीं थी, जिनकी छवि जो है वो साफ सुथरी थी। लेकिन क्योंकि दूसरा अगर कोई व्यक्ति जो है वो इस सत्ता पर काबिज हो जाएगा तो फिर लालू यादव का परिवार जो है वो पीछे छूट जाएगा। इसलिए राबड़ी देवी को बिना काबिलियत के मुख्यमंत्री बना दिया गया बिहार का। और उसके बाद में आप देखोगे तो आरजेडी जो है वो परिवारवाद के आसपास ही घूमती हुई नजर आती है। फिर चाहे तेज प्रताप यादव को प्रोजेक्ट करना हो, मीसा भारती को चुनाव लड़ाना हो, और फिर 2013 के बाद में एक्टिव पॉलिटिशियन के रूप में तेजस्वी यादव का आना हो, तो तेजस्वी यादव उसी बोझ को ढो रहे हैं। तो तेजस्वी यादव, अगर आप लालू यादव का नाम हटा देते हैं तो आप तेजस्वी यादव की कोई काबिलियत को अगर आप ढूंढने का प्रयास करोगे तो वो कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी। और यही एक वजह है कि आरजेडी की जो स्थिति है वो है क्या। तो जंगल राज की बातें बहुत होती है, लेकिन परिवारवाद और परिवारवाद की वजह से जिन नेताओं में काबिलियत होती है उनको लगातार दबाया जाता है, क्योंकि वहां पर फिर असुरक्षा की भावना जो है वो जन्म लेती है। और फिर जब हम प्रशासनिक इनकी बात करते हैं गुणवत्ता की, तो फिर उनके ऊपर जो है वो जबरदस्ती फैसले थोपे जाते हैं और फिर जैसा कहते हैं वैसा ही वो करते हैं। तो जंगल राज में आप देख लीजिए कहां से किडनैपिंग होती थी और मुख्यमंत्री आवास से कहां पर फोन जाता था। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एनसीपी की अगर हम बात करें तो एनसीपी में शरद पवार कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, एनसीपी खड़ी की, और एनसीपी खड़ी की तो उसके बाद में परिवारवाद के चलते हुए, चाहे वो अजीत पवार हो या सुप्रिया सुले, तो आज पार्टी टूटकर बिखर गई, क्योंकि दूसरी श्रेणी के जो नेता थे जिनमें काबिलियत थी उनको नजरअंदाज किया गया। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र की दूसरी पार्टी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की विरासत और परिवारवाद की कहानी के चलते 2006 में जो उद्धव ठाकरे, राजनीति से जिनका लगाव नहीं था, राज ठाकरे को नजरअंदाज किया गया और राजनीतिक विरासत सौंपी गई उद्धव ठाकरे को। तो उद्धव ठाकरे में क्या काबिलियत है, और फिर उसके बाद में अब जो है वो आदित्य ठाकरे को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और यही एक वजह थी कि या तो शिवसेना, उसका असर ये होना ही था कि एकनाथ शिंदे जो है वो अपने नेताओं के साथ पार्टी छोड़कर चले गए। तो आज शिवसेना की जो गति है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार है परिवारवाद। एक समय था जब मातोश्री में इस देश के बड़े बड़े राजनेताओं को माथा टेकने के लिए बाला साहब ठाकरे के लिए जाना पड़ता था, मिलने के लिए। बाला साहब ठाकरे जो है वो मातोश्री से बाहर कभी नहीं गए। और याद करिए 2019 अमित शाह को मातोश्री जाना पड़ा, लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखेंगे तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को संजय राउत जो है वो अंगुली पकड़कर दिल्ली 10 जनपद के जो है वो चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। तो ये किस वजह से हुआ? परिवारवाद की वजह से। अखिलेश यादव
मुलायम सिंह यादव जीवित थे तो एक बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके अलावा अगर आप मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव के उससे हटा दे जिस नाम से वो जाना जाता है, क्योंकि परिवारवाद में राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू के नाम से जाने जाते हैं, बाला साहब ठाकरे के नाम से उद्धव ठाकरे जाने जाते हैं, सुप्रिया सुले को अगर आप देखोगे तो वो शरद पवार की वजह से जानी जाती है। ठीक ऐसे ही तेजस्वी यादव की काबिलियत नहीं है लेकिन लालू यादव के परिवार से है, तो पिताजी की जो दौलत थी, विरासत राजनीतिक, उससे वो जाने जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही अखिलेश यादव भी मुलायम सिंह यादव के नाम से जाने जाते हैं। और जब से मुलायम सिंह यादव जो है वो गए हैं, जब से समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आई है, तो 2017 से अब तक जो है वो समाजवादी पार्टी उठने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि परिवारवाद को आगे बढ़ाने के चक्कर में काबिलियत को जो है वो पीछे धकेला गया। और फिर अगर हम बात करते हैं पंजाब में सबसे पुरानी पार्टी अकाली दल, क्षेत्रीय पार्टी, प्रकाश सिंह बादल ने उसको खड़ा किया, सींचा उसको, और 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे। लेकिन परिवारवाद के चलते उस पार्टी का भी जो है वो वही असर हुआ, जिसमें कमान जो है वो सुखबीर सिंह बादल को दे दी गई। और आज अपनी खोई हुई जमीन ढूंढने के लिए अपने अस्तित्व के साथ लड़ाई लड़ती हुई नजर आती है अकाली दल। और दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है कि अकाली दल जो है वो अभी चुनाव, जो आने वाले जो चुनाव है 2027, उसमें रिवाइवल कर पाएगी। क्योंकि उससे आगे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी भी उससे जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है। तो ये स्थिति जो बनी हुई है वो बनी है इसी परिवारवाद की राजनीति के चलते। तो बहुत सारे ऐसे नेता थे। उलट अगर आप इसको देखोगे भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी में आप अटल बिहारी वाजपेयी के पिताजी का क्या नाम है, शायद ही जो है वो बहुत लोग जो है वो जानते होंगे या उनके बारे में किसी ने सुना होगा। लाल कृष्ण आडवाणी और उनके परिवार या उनके जो है वो जिसको हम कहें कि पेरेंट्स के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। और जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनका परिवार क्या करता है कभी सुर्खियों में आता है या नहीं होता है। उनकी मां को यह देश जानता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो लगातार जो है वो अपनी मां हीराबेन से मिलने जाते थे, इसलिए जाना जाता है। वरना उनके पिताजी को कितनी बार जो है वो ये देश याद करता है या कोई जानता भी है। तो परिवारवाद से अलग भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा परिवारवाद की राजनीति के चलते जो है वो बलि चढ़ाए गए। और आज अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी में वो स्टार नेताओं की कैटेगरी में शामिल है योगी आदित्यनाथ, जिनकी बहन जो है उत्तराखंड में आपको पता है एक चाय के लिए जो है वो टपरी लगाती है। तो उनका परिवार क्या करता है किसी को उतना पता नहीं। तो इसके लिए जो है वो शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी को बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा जो है वो स्टेटमेंट देकर राहुल गांधी के लिए जो समस्या खड़ी की है, उससे साफ तौर से नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए किसी कांड से जो है वो कम नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।